नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव का बिगुल आखिरकार चुनाव आयोग ने बजा दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक साथ 20 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हां, 288 सीटों वाले महाराष्ट्र की जो विधानसभा है इसमें 20 नवंबर को वोटिंग होगी और झारखंड की 81 सीटों वाली विधानसभा पर 13 और 20 यानी 2 चरणों में वोटिंग होगी। इसी के साथ केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और झारखंड की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। ये आप देख लीजिए, पहला चरण झारखंड जिसमें 43 सीटों पर 13 नवंबर को, दूसरा चरण झारखंड जिसमें 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव होंगे और महाराष्ट्र एक ही फेज में 288 की 288 सीटों पर 20 नवंबर को। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ झारखंड की जो 38 सीटें हैं इस पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आपको बता दूं कि आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जानकारी दी है। मोदी सरकार तो एक देश एक चुनाव की मुहिम को आगे बढ़ा रही है, आप जानते हैं, लेकिन देश फिलहाल 2 महीनों में 4 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव देख रहा है। खैर, आज सुबह ही खबर आ रही थी कि चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा करने वाला है और इसी के साथ साथ कुछ उपचुनाव जो बाकी हैं उस पर भी चुनाव करवाने वाला है, उसकी घोषणा करने वाला है चुनाव आयोग। और इसी के साथ आयोग पर आरोप भी लगने शुरू हो गए कि वो बीजेपी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ऐसा इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग पर ये आरोप इसलिए लगे हैं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कल अपने एक बयान में वो बोल गए कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है और किसी आयोग को इस कदर कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। ये जेएमएम के नेता ने बयान दिया। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आरोप लगाए कि शिंदे सरकार को पहले लुभावनी घोषणाओं के लिए वक्त दिया गया और फिर चुनाव का ऐलान हुआ ताकि आचार संहिता की अड़चन नहीं आए। खैर, विपक्ष पहली बार इस तरह के आरोप नहीं लगा रहा है। अभी हफ्ते भर पहले हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए उसे लेकर शुरू हुआ हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है और चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग मानता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि आज राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक सवाल के जवाब में मीडिया पर ही सवाल उठा दिए कि काउंटिंग शुरू होने से पहले रुझान कैसे दिखाए गए। उन्होंने इसे नॉनसेंस भी कहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नसीहत भी दे दी है कि ये आखिर हो कैसे गया। 8:30 बजे तक हमने काउंटिंग शुरू की और आप 8:03, 8:05 से ही इसकी आपने इसे दिखाना बताना कैसे शुरू कर दिया। इसके अलावा इस पे भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा एग्जिट पोल को लेकर भी राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है और साफ साफ एग्जिट पोल को भी नकारते हुए नजर आए हैं। एग्जिट पोल को लेकर और इस चुनाव के रिजल्ट को लेकर बहुत सारी बातें आज चुनाव आयुक्त ने कही है सवालों का जवाब देते हुए। आइए जरा एक एक कर सुनते हैं। पहले एग्जिट पोल को लेकर इनके क्या विचार हैं, सुविचार राजीव कुमार जी के, वो सुन लेते हैं। फिर चुनाव की काउंटिंग को लेकर सुविचार सुनते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब आज से महाराष्ट्र और झारखंड इन्हीं के कब्जे में है क्योंकि अब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तो सब कुछ चुनाव आयोग के कब्जे में, इसीलिए कह रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो बातें ये कह रहे हैं उसमें कितना दम है, जरा वो आपको समझने की जरूरत है। और नहीं समझेंगे तो हमारे तमाम साथी अभी थोड़ी देर बाद जब मिलेंगे आपसे तो वो अपने विश्लेषणों के जरिए समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले सुनिए चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एग्जिट पोल कर लेकर क्या सुविचार रखते हैं, सुनिए। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये
आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देयर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देयर इज NBSA, देयर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम that the associations, bodies which govern will do some self-regulation, because तो सुन रहे थे आप राजीव कुमार एग्जिट पोल को लेकर जो बातें कह रहे थे, इस पर विचार हम करेंगे, आगे इस पर चर्चा करेंगे। अभी आपने सुन लिया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ इसी मसले पे आगे बढ़ते हुए जब राजीव कुमार नतीजों की बात करते हैं तो नतीजों की बात यानी रिजल्ट्स की बात, उसमें ये कह रहे हैं कि जब हमने काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू की तो चैनलों में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये 8:05 से ही रिजल्ट कैसे दिखाया जाने लगा। यहां सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग क्या 8:30 बजे से काउंटिंग शुरू करता है या 8 बजे से करता है। अब हम भी कंफ्यूज हो गए हैं, तो हमारे पास भी नतीजे कैसे आ रहे थे, हम भी दिखा रहे थे उस दिन, हमने भी 8:05 से रुझान दिखाना शुरू कर दिए थे। लेकिन राजीव कुमार आज ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, ये सवाल पूछा जाएगा राजीव कुमार से। लेकिन उससे पहले जरा इनके ये सुविचार भी सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसा ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया, उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, and that mismatch is also giving this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रेस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट।
तो सुन रहे थे आप, यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 8:05 से रुझान आने शुरू हुए और राजीव कुमार यहां कह रहे हैं कि जब हमने काउंटिंग ही शुरू की 8:30 बजे से, पहले राजीव कुमार ये बताएं कि क्या सचमुच काउंटिंग 8:30 बजे से शुरू हुई? तो फिर चुनाव आयोग ने पहले हम जैसे मीडिया हाउसेस को, तमाम पत्रकारों को यह सूचना क्यों दिया कि 8 बजे से काउंटिंग होगी? और अगर 8 बजे से काउंटिंग नहीं 8:30 बजे से काउंटिंग हो रही है, तो घोषित तौर पर, ऐलानिया तौर पर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं बताया कि हम 8:30 बजे से कर रहे हैं? और क्या अभी भी अपनी बात पर ये टिके रहने के लिए, डटे रहने के लिए राजीव कुमार ये कह सकते हैं कि हां, हमने काउंटिंग की शुरुआत की है 8:30 बजे से? इसमें बहुत कुछ है, आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन दो मसलों को, और खासकर इस काउंटिंग वाले मसले को, इस पे बहुत गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है। झूठ कौन बोल रहा है यह जानने की जरूरत है। यहां सच और झूठ की बात आ रही है। क्या चुनाव आयोग यहां किसी चीज को छिपाने के लिए 8 की जगह 8:30 कह रहा है? वो भी जानेंगे। क्या जो पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट आ रहे थे, जो नतीजे आ रहे थे, नतीजे नहीं, रुझान आ रहे थे, वो रुझान और उसको छिपाने के लिए आप ये बात कह रहे हैं? बहुत कुछ है, आगे बात करते हैं। लेकिन इस जवाब को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटने का डर इस कदर है कि एग्जिट पोल में पिछड़ना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। राजीव कुमार एग्जिट पोल को साइंटिफिक नहीं मानते, लेकिन क्या जनता का जो रुझान सभी लोगों को नजर आ रहा था, खासकर हरियाणा में, वो उसे भी नहीं मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि देश में पहली बार एग्जिट पोल हुए हैं या उसके विपरीत नतीजे आए हों, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया हो। और इस चुनाव में, हरियाणा के चुनाव को अभी तक कांग्रेस ने नहीं माना है, उन नतीजों को नहीं माना है। कांग्रेस ने कह दिया इन नतीजों को हम नहीं मानते। और आज जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया है, उससे जाहिर होता है कि कांग्रेस की शिकायतों का कोई असर नहीं होने वाला है और अब कांग्रेस के साथ साथ मीडिया पर भी ठीकरा फोड़ दिया गया है और कि उसने गलत आकलन किया है और अब हम सवाल उठा रहे हैं, यानी मीडिया सवाल उठा रहा है। लेकिन कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसके इंडिया के साथी भी मानते हैं कि कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसीलिए संजय राउत ने तो अपील कर दी है कि महाराष्ट्र में हरियाणा को हम नहीं होने देंगे। आइए जरा संजय राउत को सुन लेते हैं। साफ साफ संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम हरियाणा नहीं होने देंगे। सुनिए। मोदी जी उस वक्त विदेश में नहीं है तो सिंगल फेस में कर लिया। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, 288 विधानसभा क्षेत्र है और इंतज़ार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें। महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग, और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है। हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं लिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं, उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। एक सवाल सर, और जाहिर तौर पे चूंकि आप लोग का महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है कि चुनाव में जो परफॉर्मेंस लोकसभा में आप लोग का रहा है वो विधानसभा में रिपीट होगा?
खैर, तो यहाँ आप सुन रहे थे, सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष के नेता संजय राउत से, और संजय राउत चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठाते हुए, और उठाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब चुनाव आयुक्त को देना चाहिए था लेकिन नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से निष्पक्ष होने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन आज फिर चुनाव आयोग के रवैये से जाहिर होता है कि अभी विपक्ष के नहीं बल्कि सत्ता के मन की बात सुनी जाएगी। लेकिन असली बाजी तो इस वक्त जनता के हाथों में ही है, और महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों ही राज्यों में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी चुनौती दे रहा है, और उसे उम्मीद है कि जनता उसी का साथ देगी। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या हरियाणा जैसा खेल महाराष्ट्र और झारखंड में दोहरा पाएगी बीजेपी, या इस बार जनता उसे करेगी क्लीन बोल्ड। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और दूं कि आज जब चुनावों के उपचुनावों की खासकर घोषणा हुई है तो दो उपचुनावों को रोका गया है। एक मिल्कीपुर, वही अयोध्या, और दूसरा मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, और दूसरा जो है वो है उधर पश्चिम बंगाल बशीरहाट। ये जो दोनों उपचुनाव क्यों रोके गए, और खासकर मिल्कीपुर, इसको लेकर अभी से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट को देखिए। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। चलिए, कौन जीता कौन हारा, चुनाव अब फिर से एक दंगल तैयार है, और इसमें हमारे तमाम साथी मौजूद हैं विश्लेषण के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। तमाम साथियों जो हमारे साथ हैं उनको स्क्रीन पर ले आइए जरा फटाफट, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, कोई भी चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, ये तय मानिए आप। सब चुनावी विश्लेषक हैं, विश्लेषण करने के लिए निष्पक्ष रूप से तैयार हैं। हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। और सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। इधर दिल्ली में चुनावी बिगुल, और उधर झारखंड और महाराष्ट्र में तैयारियां जोरों पर, और इन सब के बीच पहले चुनाव आयोग की बात करेंगे। चुनाव आयोग के 2 बयान, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के 2 बयान सुन लिए। एग्जिट पोल पर परेशान हो रहे हैं राजीव कुमार जी, और नतीजों की बात कर रहे हैं कि हमने काउंटिंग ही शुरू की 8:30 बजे से। जरा मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग क्या यहां पर कौन दे रहा था, हमारे पास कहां से आ रहा था कि हम 8:05 से रुझान दिखा रहे थे? मैं तो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं शकील जी। राजीव कुमार जी के कहने के बाद मैं खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि हम क्या दिखा रहे थे 8:05 से रुझान, और 9:45 मिनट, 9:47 तक एग्जैक्ट फिगर 9:47, 9:47 तक कांग्रेस पार्टी 68, 70, 74 सीटों से आगे रहती है रुझानों में, और उसके बाद फिर यह डब्बा गोल हो जाता है, कांग्रेस पार्टी पीछे और कांग्रेस और बीजेपी आगे। यह बात मैं कर रहा हूं हरियाणा की, और यहीं से ये परेशान नजर आ रहे हैं, चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं राजीव कुमार जी, हम आप जैसे पत्रकारों से। ये हो क्या गया, ये कहां से आ गया, आप भी बता दीजिए जरा कि रुझान आ कहां से रहे थे जो हम लोग दिखा रहे थे? देखिए राजीव जी, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बदले ये दूसरे की जिम्मेदारियां बताने का काम है। चुनाव आयोग का जो काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का, जिस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, उस पर बात न करके अब वो एग्जिट पोल, मीडिया और दूसरे इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही करते हैं। 10 साल में उन्होंने देश में क्या किया ये वो कभी नहीं बताते। 70 साल पहले नेहरू ने क्या नहीं किया ये वो बताते हैं। वो कई बार तो 70 साल से और पहले चले जाते हैं, मुगल काल तक चले जाते हैं वो, कि मुगल काल में क्या नहीं हुआ। तो ये काम चुनाव आयोग का है कि वो इन सब पे निगरानी रखे। एक एग्जिट पोल तो बहुत छोटी चीज है, इससे चुनाव परिणामों पर न कभी असर पड़ा है न कभी असर पड़ता है, वो खुद भी मान रहे हैं इस बात को। लेकिन वो सारी चीजें जो चुनाव परिणाम पर असर डाल सकती हैं, और जिन्होंने असर डाला है उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। एक दूसरी बात बड़ी टेक्निकल है वो। एक सवाल इसमें मेरा है, सिर्फ सबमिशन कह सकते हैं इसी एग्जिट पोल के बारे में, यही एग्जिट पोल, ये नहीं इससे पहले वाले यानी लोकसभा के एग्जिट पोल के बारे में इन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा?
वो इनके मनमुआफिक था इसलिए? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो सेबी और शेयर बाजार में जो घोटाला हुआ है उसका जिक्र किया है इसलिए? उस पर इन्होंने क्यों नहीं सवाल उठाया कि वहां 400 पार के नारे आपके लोग दे रहे थे? तब क्यों नहीं सवाल उठाए? और आज इस बार इसलिए क्योंकि सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे थे इसलिए आपको परेशानी हो रही है? क्या माना जाए? वही हमने कहा कि एग्जिट पोल चुनाव परिणामों पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। वहां पे जिता रहे थे, 400 पार कर रहे थे, मगर आए 240 ही। मूल सवाल यह है कि आप अपने कामों के बारे में बात करिए। आपसे जो सवाल कांग्रेस ने किए थे, 20 विधानसभा सीटों की जो लिस्ट आपको दी थी, उस पर आपने अभी तक क्या किया? सारे दस्तावेज आपको सौंप दिए गए हैं, आपने उसके बारे में अभी तक क्या किया? लोग दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, उसके बारे में आप जवाब नहीं दे रहे। दूसरा, एक हमने जो चुनाव आयोग को सुना, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुना, राजीव कुमार को, हमने ये शब्द नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि डाक मतपत्र की गिनती और ईवीएम की गिनती, वो कह रहे हैं कि 8:30 बजे से गिनती शुरू कर रहे हैं। कहीं वो ये छुपा तो नहीं रहे अपने शब्दों के जाल में कि 8:30 बजे से पहले डाक मतपत्रों की गिनती तो हो जाती है, हो सकती है, जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया, जो बोले नहीं। वो कह रहे 8:30 बजे से हम गिनती शुरू करते हैं। क्या इसका मतलब यह कि 8:30 बजे से हम ईवीएम की गिनती शुरू करते हैं? हमें लगता है 2-1 बार और सुनना पड़ेगा इस वीडियो को अच्छी तरह। नहीं, पूरा वो सुना हुआ है, जो सुनाया वही, कोई टेम्परिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सवाल यहां उठता है शकील जी कि तो क्या डाक मतपत्रों की गिनती की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप ईवीएम की जिम्मेदारी लेते हैं जो 8:30 बजे से आप खोले, तो क्या 8 बजे से 8:30 के बीच में जो डाक मतपत्र खुले थे उसकी जिम्मेदारी, उसके काउंटिंग की जिम्मेदारी हमारी आपकी है क्या? वो भी तो चुनाव आयोग की है, चुनाव आयोग की है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि डाक मतपत्र अगर 8 बजे से शुरू हो गए थे गिनती होना, और उसमें कांग्रेस आगे जा रही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई तो ईवीएम में इतना अंतर आ जाए? सबसे बड़ा सवाल यह है, आप झुटला किसको रहे हैं? आप ये झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाक मतपत्र में भी कांग्रेस आगे नहीं थी। आप 8:30 बार-बार कह के ये साबित करना चाह रहे हैं कि 8:30 बजे से हमने जो गिनती शुरू करी और जो 9 बजे तक कुछ उसके रुझान आते हैं, 9 पौने 9 तक जो मालूम पड़ता है, आप कहना ये चाह रहे हैं कि उसमें भी कांग्रेस आगे नहीं थी। आप शब्दों के जाल में टेक्निकली उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होगा नहीं, और खुद फंस चुके हैं आप। ये बड़ा मुद्दा आप ये बता रहे हैं शकील जी, चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं, तो फिर आपने ये क्यों नहीं कहा पहले कि 8 से नहीं बल्कि हम 8:30 से काउंटिंग शुरू करेंगे? आप बताते कि 8:30 से करेंगे, आपने पहले क्यों बताया कि 8 बजे से हम काउंटिंग कर रहे हैं? और फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमने काउंटिंग की शुरुआत ही 8:30 से की, और उससे पहले अगर हम लोगों ने 8 से 8:30 तक फर्जी अगर रुझान दिखाए हैं तो हमारे ऊपर आप जो भी केस करना है, जो भी इंक्वायरी करनी है कीजिए फिर, कि हमने कैसे फर्जी दिखा दिया। देखिए, फर्जी रुझान तो कोई दिखा नहीं सकता। फर्जी एग्जिट पोल हो सकते हैं जो कई सालों से हो रहे हैं और लोग कर रहे हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में किया था। फर्जी एग्जिट पोल हो सकते हैं, रुझान फर्जी कोई नहीं दिखा सकता। यह बहुत बड़ा सवाल है और यह बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अभी हमें लगता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगी, वो शायद समझने की कोशिश कर रही है इस बात को। डाक मतपत्र में कांग्रेस आगे थी, इसका इन्होंने खंडन नहीं किया है, न कर पाए हैं। ये 8 बजे से जब तक ईवीएम इन्होंने शुरू नहीं किया, और ईवीएम इसीलिए शक के दायरे में है, कांग्रेस यही कह रही है, विपक्षी पार्टी यही कह रहे हैं, संजय राउत बहुत खुल के कह रहे हैं कि ईवीएम से मनचाहे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, लेकिन डाक मतपत्र में वो संभव नहीं है। हाथ की लिखी हुई पर्ची, हाथ से मोहर लगाई हुई पर्ची में चूंकि वो संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस आगे थी। हमें लगता है अभी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस पे ध्यान दिया होगा, उनके पास वकील हैं, समझदार लोग हैं। हमने इसीलिए इस वीडियो को कई बार देखा और समझने की कोशिश करी
कि क्या डाक मतपत्र का उन्होंने उपयोग किया, ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसका एक मतलब यह निकलता है कि 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई थी, उसमें कांग्रेस आगे जा रही थी, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर दबाव था या दबाव आया या हमने चाहा, जो भी हुआ, रिजल्ट उसके बाद बदलना शुरू हो गए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि यह एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका जवाब अभी आज या कल तक मुख्य चुनाव आयुक्त को देना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल फिर वही आएगा कि जो आपका काम है आप वो न करके आप मीडिया को सलाहें दे रहे हैं। और अगर आपको मीडिया को सलाहें देना है तो मीडिया को सलाहें देने की तो बहुत सारी बातें हैं कि मीडिया किस तरह पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जो नहीं करना चाहिए। उसमें आपने रोक लगाने की, उसमें आपने समीक्षा करने की, उसमें आपने हिदायत देने की कभी कोई बात नहीं करी। आप वो मुद्दा उठा रहे हैं जो मुद्दा आपके कार्यक्षेत्र का नहीं था, लेकिन चूंकि आपको हरियाणा का रिजल्ट जस्टिफाई करना है, वो जस्टिफाई इसलिए करना है कि कांग्रेस ने नए सबूतों के आपके सामने एक प्रतिवेदन पेश किया है। वो कागज ऐसे नहीं है, उसमें बताया है कि ये जो मशीनें हैं ये 99% तक चार्ज कैसे रही। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये सबसे गंभीर जवाब है। और जो 67% रही, 65% रही, 60% रही, उनके नतीजे कुछ और हैं। मशीनों का बदलने के आरोप पहले भी लगे हैं, मशीनें हजारों की संख्या में गायब हैं, ये आरोप पहले भी लगे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस मशीन में हम वोट डाल के आते हैं, जब गिनती होती है तो वही मशीन होती है। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में यूपी में बहुत सारे मतदान केंद्रों के एजेंट ने कहा था कि हमसे सिग्नेचर नहीं कराया, हमें सिग्नेचर नहीं करने दिए गए, हमें ईवीएम मशीन के नंबर नोट नहीं करने दिए गए। खुलेआम ये बात कही थी, हमने यहां पे भी बोला था, कई क्षेत्रों से आई थी शिकायत। तो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत बड़े हैं, और विपक्ष को इनको थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को डिफेंस पे आना पड़ा, ये भी और डिफेंस पे आएंगे, लेकिन इन्हें एक बात अच्छी तरह समझना पड़ेगी कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो ये गलती ना करें। देखिए, चुनाव पर से विश्वास हटता जा रहा है। हरियाणा के चुनाव ने लोगों के मन में बहुत शंकाएं पैदा कर दी हैं, और वो शंकाएं इस स्तर की हैं कि खुद चुनाव आयोग के अंदर ये शंकाएं फैल गई हैं। इसीलिए ये सब टेक्निकल पॉइंट लेके आए। तकनीकी पॉइंट कब लाए जाते हैं? तभी लाए जाते हैं। जी बिल्कुल। और अब दूसरी एक बात कह दें हम यहां से कि ये चुनाव घोषित हो गए हैं, इस साल के ये आखिरी चुनाव हैं। देखिए, इन चुनावों से पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी को बहुत बुरी तरह धक्का लगा था। ये चुनाव, इसमें भी आमतौर पे माना जा रहा है कि बीजेपी को धक्का लगा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में वो जीत गई है, लेकिन आज तक अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। जहां बड़ी बड़ी बातें करती थी वो कि हाँ कांग्रेस ऐसा करती है, कांग्रेस ये नहीं कर पा रही है, वो कांग्रेस दूसरी पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कल वहां शपथ लेने जा रही है श्रीनगर में। श्रीनगर में कल शपथ है जी। लेकिन ये यहां पे अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे। दूसरी बात कि चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लोकसभा चुनाव आयोग का काम था कि जनता का, मतदाताओं का ये विश्वास जीतना कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होंगे। वो जीतने में एक बार फिर असफल साबित हुए हैं ये। इसीलिए संजय राउत बहुत जोर देके कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, ये गलती मत करना महाराष्ट्र में ये करने की जो तुमने हरियाणा में किया है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम बात इसी की करें जो राजीव कुमार ने आज कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, तो इसको देखना पड़ेगा कि वो क्या आधे अधूरे तथ्य बताकर मामले को घुमाना चाह रहे हैं। और वो ये बात याद रखें कि आज की तारीख में आधे अधूरे तथ्य बताकर कोई भी मामले को मनचाहा मोड़ नहीं दे सकता है। वो पूरे तथ्यों के साथ बात करें और बताएं कि 8 बजे से गिनती शुरू होती है या नहीं। बार बार लिख के आता है, उनकी तरफ से आता है कि गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी, 8:30 कभी नहीं आया समय, 8 बजे लिख के आता है। और 8 बजे शुरू हो जाती है, ये भी आता है कि डाक मतपत्र की पहले होगी,
तो डाक मतपत्र की गिनती हुई थी, उसमें कांग्रेस आगे थी। उसके बाद ईवीएम से कैसे कांग्रेस पीछे हो गई, मुख्य सवाल ये है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल यह है, और सबसे बड़ा सवाल कि आप पहले यह बताइए कि चुनाव आयोग मतों की गिनती 8 बजे से करता है या 8:30 बजे से करता है? अगर 8 बजे से शुरुआत हुई है तो 8 बजे बता दीजिए आप, और अगर 8:30 बजे से शुरुआत हुई है तो 8:30 बता दीजिए आप। और गिनती जो होती है उसके भी रिकॉर्ड होते हैं, और रिकॉर्ड यही बता रहे हैं कि 8 बजे से गिनती हुई है। तो कौन झूठ बोल रहा है ये बता दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिर क्या कहना चाह रहे थे राजीव कुमार? खैर, राजीव कुमार की बात होती रहेगी, क्योंकि ये चुनाव और अगले महीने 23 तारीख को 23 नवंबर को काउंटिंग रिजल्ट आएंगे 2 राज्यों के, झारखंड और महाराष्ट्र के। उससे पहले आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में मतदान है, जबकि इधर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 तारीख को एक चरण में मतदान है, 13 और 20, और इसके बाद रिजल्ट 23 को। क्या यहां से पार्टियां जो हैं वो पुरानी जो गलतियां हैं उससे सीख लेते हुए, खासकर विपक्षी दल, वो आगे बढ़ रहे हैं, कमर कस चुके हैं? ये सब कुछ हम देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आगे चढ़ेगा। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझूं, राजीव कुमार जी जो बातें कह रहे हैं उस पर आपका अगर कोई मत है, आपका कोई विश्लेषण है, जरूर रखिए। उसके अलावा ये चुनाव अब किस दिशा में जाता हुआ देखा जाए, क्योंकि हरियाणा में जो अभी कह रहे थे शकील अख्तर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि हरियाणा में आप जीत के आए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार, हैट्रिक सरकार, लेकिन कल 16 तारीख को देश के गृह मंत्री पहली बार 75 साल में पहली बार हो रहा है कि वो ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए। और क्या बताया जाए, तो यहां से ग्राफ आगे बढ़ते हुए कहानी जो है अब महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच चुकी है। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की, ऐसा लगता है वे दार्शनिक भूमिका में आए। वे सबसे आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं कि मीडिया आत्मचिंतन करे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करे। वे खुद और उनका आयोग आत्मचिंतन करने के लिए तैयार नहीं। सेल्फ करेक्शन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई सेल्फ करेक्शन अब तक नहीं किया। पिछले इतने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इतनी शिकायतें आई, आज तक निराकरण नहीं हुआ, किसी सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। आज की घोषणाओं में 2-3 छोटी चीजें और जोड़ना चाहता हूं। राजीव जी, आपने एक विधानसभा का 3 विधानसभाओं के उपचुनाव नहीं करा रहा चुनाव आयोग, एक लोकसभा सीट पर नहीं करा रहा। मजेदार बात यह है कि जो तर्क दिए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, थोड़े से 1 या 2 मिनट में उसकी मीमांसा कर ले। एक तो है मिल्कीपुर, हम सब जानते हैं अयोध्या एक दुखती हुई रग है भारतीय जनता पार्टी। वहीं से वे अवधेश प्रसाद आते हैं जो मिल्कीपुर से विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई। दूसरी है, एक और विधानसभा सीट है जिसका नाम है देवीकुलम, केरल में, वहां भी चुनाव नहीं हो रहा है। बसीरहाट है लोकसभा की सीट। ज्यादातर मामलों में जहां जहां चुनाव आयोग नहीं करा रहा, यह तर्क दिया जा रहा है कि वहां चुनाव याचिकाएं लगी हुई हैं, इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। गुजरात का भी एक विधानसभा सीट है जूनागढ़ में, विसावदार, यहां आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव जीते थे 2022 के लोकसभा चुनाव में, भूपत भयानी। अगले साल में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव याचिकाएं लगी हुई हैं हारे हुए प्रत्याशियों द्वारा, इसलिए चुनाव आयोग इनमें उपचुनाव नहीं करा रहा। राजीव जी, ये इतना हास्यास्पद तर्क है, कैसे है मैं प्रामाणिक तरीके से साबित करता हूं जी। इस देश में लगभग हर चुनाव के बाद बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जहां हारे हुए प्रत्याशी जीते हुए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करते। इसका सबसे स्वर्णिम उदाहरण दे रहा हूं। 2008 मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीते। पराजित प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र भारती ने उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर। शिकायत थी पेड न्यूज को लेकर। आपको याद होगा पेड न्यूज को लेकर तभी उसी दौर में 2007-8 में बहुत हल्ला मचा था।
चुनाव खर्च की सीमा में अगर आपने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं या विज्ञापन की शक्ल में अपना कोई प्रेस नोट छपाया है तो वो पेड न्यूज में आता है। इस याचिका पर चुनाव आयोग ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को उनके अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो गए। 2008 में लड़े गए विधानसभा चुनाव को, तब से लेकर आज तक नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते ही चले आ रहे। उस याचिका का निराकरण आज 15 अक्टूबर 2024 तक नहीं हुआ है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से वो फिर आ गया वापस हाई कोर्ट में दिल्ली। ये मामला आज तक लंबित है, लेकिन कभी चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि एक चुनाव याचिका लंबित है इसलिए दतिया का चुनाव नहीं होगा। 2008 के बाद हर विधानसभा चुनाव होता रहा, नरोत्तम मिश्रा जीतते रहे, 2023 में चुनाव हार गए, याचिका अब भी लंबित है। इसी तरह बसीरहाट लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के नूरुल हसन चुनाव जीते थे, उनकी मृत्यु हो गई। चुनाव आयोग का कहना यह है कि वहां भी पराजित प्रत्याशी ने याचिका दायर कर रखी है, इसलिए उपचुनाव नहीं कराएंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में भी यही कारण बताया है आयोग ने कि जो पराजित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उन्होंने अवधेश प्रसाद की जीत के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। अवधेश प्रसाद तो अब सांसद बन चुके हैं, वो याचिका लंबित रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है, उपचुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है, इसलिए उसकी सुविधा का ध्यान रखा था। भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं है कि अयोध्या में लगातार 6 महीने में दूसरी हार का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे मिल्कीपुर में हार जाएगी बीजेपी, लेकिन उसे यह डर होगा कि अभी अभी अयोध्या का, फैजाबाद का लोकसभा चुनाव हारे और उसी क्षेत्र के अंतर्गत अगर मिल्कीपुर में भी हार गए तो क्या मुंह दिखाएंगे। सारे तर्क बेमानी है चुनाव आयोग के इस तरह चुनाव टालने के मामले। अब आते हैं जो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, उसमें चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो चेतावनी संजय राउत ने दी है, इसी तरह की चेतावनी की जरूरत है। और यकीन मानिए जो हरियाणा में जो कुछ कर गुजरा चुनाव आयोग या सत्ता में बैठे लोग, वैसा महाराष्ट्र में तो नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान नहीं होगा उनके। जो तर्क आज उन्होंने दिए, मतगणना की बात आप बार बार कर रहे हैं, हम और आप सुबह से बैठे थे उस दिन, सारे चैनल बता रहे थे, आज वे चैनलों को सेल्फ करेक्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं। उस दिन भी क्या चुनाव आयोग एक ट्वीट करके ये नहीं कह सकता था कि भाई अभी 8:32 हुए हैं, अब तक आपने जो दिखाया वो गलत है। अगर एक ट्वीट कर देता चुनाव आयोग तो हम लोग सब तत्काल ब्रेकिंग चलाते कि अभी जो 67 सीटों पर कांग्रेस आगे बताई गई है ये ठीक नहीं है, आयोग का कहना अभी तो गिनती शुरू नहीं हुई। एक ट्वीट उस दिन क्यों नहीं किया? आज तक चुनाव आयोग उसका इंतजार क्यों करता है? ऐसे अनेक सवाल है राजीव जी। लोकसभा चुनाव में 11 दिन बाद कुल आंकड़ा बताना, हरियाणा जैसे छोटे से राज्य में 3 दिन बाद आंकड़ा बताना, कई लाख वोट बढ़ जाना, गिनती के दिन घंटों तक चुनाव आयोग की वेबसाइट का अपडेट न होना, इन सारे सवालों के जवाब आयोग ने आज भी ठीक तरीके से नहीं दिए। जहां तक राजनीतिक दलों की स्थिति है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। उसके अपने कुनबे में रार छिड़ी हुई है। उसकी सरकार में जिस तरह पूर्व मंत्री की हत्या हुई, कानून व्यवस्था की महाराष्ट्र में क्या स्थिति है सबके सामने। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी एकजुट दिखाई दे रही। जल्दी ही मुझे लगता है उनकी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वहां से जब झारखंड की तरफ आप देखते हैं तो हेमंत सोरेन को जेल भेजकर सरकार ने जिस तरह से अपने शिकारी दस्तों ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए जो अत्याचार किया है आदिवासी समुदाय में, उसका गलत संदेश गया है। वहां भी बीजेपी के लिए रास्ते आसान नहीं है। मुझे लग रहा है आज तारीखों के ऐलान के बाद, हम कुछ दिन बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, नामों के ऐलान हो जाएंगे, गठबंधन की क्या स्थिति रहती है, दोनों ही राज्यों में गठबंधन ही चुनाव लड़ रहा है, तब देखेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। जी राजीव जी बिल्कुल, ऊंट किस करवट बैठता है ये पता चल जाएगा 23 तारीख को, 23 नवंबर को
क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने, नतीजे आने हैं। दोनों राज्यों के आज चुनाव की घोषणा हो गई और इस घोषणा के साथ साथ चुनाव आयोग ने कई सारे सवाल भी खड़े किए। सवालों के बीच एक सवाल चुनाव आयोग के ऊपर भी आता है कि आखिर चुनाव की काउंटिंग जो होती है, नतीजे जब आते हैं वो 8 बजे से होती है या 8:30 बजे से होती है। कंफ्यूज मैं भी हूं, क्योंकि चुनाव आयुक्त कह रहे थे कि 8:30 बजे हमने काउंटिंग शुरू की और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। इन सब के बीच मिल्कीपुर में आखिर चुनाव, और ऐसे 3 और भी हैं, 2 और भी सीटें हैं जिसके बारे में डॉक्टर राकेश पाठक जी भी बता रहे थे। बशीर घाट है और एक सीट और है, नाम मैं भूल रहा हूं, अभी आप नाम बता रहे थे, केरल की सीट, लेकिन बेबीकुलम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या यहां से कुछ बचाने की कोशिश हो रही है या ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, फिर से चुनाव की चर्चा, और फिर आज से ही चुनाव आयोग के ऊपर नजरें जो हैं वो ज़्यादा अब तिरछी हो रही हैं, इसलिए क्योंकि चुनाव आयुक्त जो बातें कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं आप? चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है? राजीव कुमार शायरी सुना रहे हैं जी। तो राजीव कुमार जी ने चुनाव आयोग को मजाक बना दिया है। आप हम विश्वास करें न करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गंभीर सवाल उनके सामने थे। आज हेमंत सोरेन ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठाती रही, लेकिन राजीव कुमार चुटकुले सुनाते हैं और शायरी सुनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर चुनाव आयोग के जरिए, कि चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है, हमारा वोटिंग राइट जो है वो सही है, प्रभावित तो नहीं हो रहा है, ये सारी बातें लोगों के जेहन में होती। लेकिन हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में बेहद हल्कापन है, और ये हल्कापन सिर्फ राजनेताओं के बीच में ही नहीं है, ये हल्कापन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के उन तमाम लोगों के बीच में भी है। इसलिए मैंने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सवाल उठाएं या हेमंत सोरेन उठाएं या कांग्रेस पार्टी उठाएं। असली सवाल है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में, जहां सवाल ईवीएम पर भी है कि 99% बैटरी कैसे है, चुनाव आयोग पर इससे ज्यादा गंभीर और सवाल क्या हो सकता है कि साहब 2 घंटे 3 घंटे तक अपडेट ही नहीं हो रहा है। मैं मान लेता हूं, चलिए एक बार मैं मान लूं कि 8:30 बजे आपने शुरू किया और जाहिर तौर पर आप ईवीएम की बात कर रहे हो। पोस्टल बैलेट में चूंकि बीजेपी हार रही थी तो आप नहीं गिन रहे। मैं मान लेता हूं कि आप कांग्रेस के ही एक संगठन के तौर पर, बीजेपी के एक संगठन के तौर पर काम कर, लेकिन क्या वजह है कि 2 घंटे 3 घंटे तक कोई अपडेट नहीं होता है? जो बढ़त बीजेपी को मिली थी वो स्थिर दिखाई दे रही थी। इससे क्या इस देश के लोगों के भीतर अविश्वास नहीं बढ़ रहा है? लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है, लोकतंत्र की मजबूती क्या है, इसको लेकर के क्या सवाल नहीं खड़े हो रहे? मैं ईवीएम का भी छोड़ देता हूं, लेकिन मूल मुद्दा है कि अपडेट क्यों नहीं हुआ। दूसरा, जो वोट पड़ते हैं उसमें भी इतना विलंब क्यों होता है आंकड़े जारी करने में? लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर क्या हुआ ये अब किसी से छिपा नहीं। 5 से 6% वोट कहां से बढ़ रहा है, और अगर ये सब कुछ मजाक में उड़ा रहे हैं राजीव कुमार, तो इसको अब हम केवल दुर्भाग्य कह सकते हैं और हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। अब सवाल यह है कि इसका क्या समाधान है? देश जिस तरफ जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं, राहुल गांधी तो बराबर इस बात को कहते रहे,
संविधान खत्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि संविधान को बदला ही जाए। अब वो हिम्मत नहीं रहेगी मोदी जी को। वो एक बार जो उन्होंने ब्लंडर किया, नतीजे में सब कुछ के बावजूद 240 पहुंचे तो नाक रगड़ रहे थे संविधान के साथ। वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन असली वजह यह है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति भरोसा कैसे रहेगा, वो खुद लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि साहब हमने वोट कर दिया और ठीक है पॉलिटिकल पार्टी देखेगी। पॉलिटिकल पार्टी का किसी का अकाउंट सीज किया जा रहा है, किसी के नेताओं को डरा धमका करके तोड़ा जा रहा है, कहीं ईडी सीबीआई के छापे। तो चारों तरफ से चुनाव के उस पूरे व्यवस्था को छलनी करके रख दिया गया। अब अभी जो बात हो रही थी कि मिल्कीपुर में और बशीरहाट में इसलिए चुनाव नहीं हो रहे क्योंकि वहां पे वो याचिका दाखिल है। अभी कुछ देर पहले जो खबर मैं पढ़ रहा था कि जिसने याचिका दाखिल की थी मिल्कीपुर में, उसने कहा मैं अपनी याचिका वापस ले रहा हूं। अब क्या करेंगे राजीव कुमार? क्या ट्वीट करेंगे कि नहीं साहब अब हम वहां चुनाव करवाने जा रहे हैं? अब कुछ बचा है क्या कहने के लिए? ऑब्वियस है कि मिल्कीपुर में बीजेपी दोबारा चुनाव नहीं हारना चाहती लोकसभा के बाद। और मैं नहीं समझता कि एक सीट से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगर मिल्कीपुर बीजेपी हार भी जाती है तो ठीक 9 सीटों की तरह। लेकिन असली खेल क्या है कि अगर आप मिल्कीपुर हारते हैं तो फजीयत बहुत ज्यादा होगी कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आप अयोध्या हार गए। 6 महीने के भीतर अभी क्या 2 महीने गुजरे हैं, आप मिल्कीपुर अगर हार जाते हैं तो जो नैरेटिव है और जो बहराइच में हो रहा है उसका क्या होगा? जिस नैरेटिव के आधार पर बीजेपी पूरी पॉलिटिक्स करना चाहती है। हालांकि मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि बीजेपी सांप्रदायिक आधार पर चुनाव जीतती है। चुनाव तो वो जातियों के समीकरण के जरिए जीतती है। लेकिन भय व्याप्त करना, एक समुदाय को डरा करके रखना और बता देना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है उसको एक तरह से आप उसका चीरहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं उसका। तो हिंदुत्व की जो पराजय हुई, सो कॉल्ड जो हिंदुत्व है, उसकी जो पराजय हुई अयोध्या में, वो दोबारा मिल्कीपुर में कराने की हिम्मत नहीं जी। इसलिए आ गया कि याचिका दाखिल की थी। अब याचिका कर्ता ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं। अब राजीव कुमार जी को ट्वीट कर देना चाहिए। अब अभी राकेश पाठक जी कह रहे कि साहब 8:30 बजे ट्वीट, हम तो कह रहे हैं अभी भी नहीं करेंगे वो। और अगर वो कर दें तो हम मान लेते कि 1% चुनाव आयोग बचा हुआ है। अभी एक ट्वीट करने में क्या हर्ज है कि मिल्कीपुर में याचिका वापस ली जा रही है और हम उस तारीख को ही मिल्कीपुर में चुनाव कराएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन आप नहीं कराएंगे। अब इसमें कोई शक सुबह ही नहीं है कि चुनाव आयोग असल में कर क्या रहा है। वो चुनाव नहीं करा रहा है, वो भाजपा को जिताने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। एक उसका ये काम रह गया, कैसे भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए एक सुगम रास्ता तैयार करे, बस। इसके अलावा और चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। और ये कहने में न तो हमें डर है न कोई शर्म जी, व्यक्तिगत रूप से। क्योंकि जब उनको शर्म नहीं है तो हमको काहे की है। बतौर नागरिक हमारा जो अधिकार है वो हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको संविधान हमको ये संरक्षण देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है इस देश के लोकतंत्र को हो रहा है। राजीव कुमार जैसे लोग आएंगे और जाएंगे, कल कोई और दूसरा चुनाव आयुक्त आएगा। लेकिन आप लोकतंत्र में को जो नुकसान पहुंचा रहे, इसकी भरपाई शायद
होने में लंबा वक्त लग जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ से चुनाव की जो आज शुरुआत हो रही है उसका ऐलान हुआ है 2 राज्यों के चुनाव का, और उसके साथ साथ कई सारे सवाल भी आ रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या 23 नवंबर को 8:30 बजे से काउंटिंग होगी, ये भी अब पूछना पड़ेगा। हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। खैर अनिल सिन्हा जी, आप तो महाराष्ट्र में हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, और महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कैसे देखा जाए? और पहली बात, और दूसरी बात, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, बहुत नज़दीक से दोनों राज्यों को आप जानते हैं। और दूसरी बात जो है वो राजीव कुमार साहब जो बात कह रहे हैं उन बातों को भी सीरियसली तो लेना ही होगा। चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव करवा रहे हैं, तो वो उन बातों को सीरियसली न लें तो फिर कैसे करेंगे हम, कैसे आगे अपनी पत्रकारिता करेंगे? उस लिहाज से भी ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल हो चाहे काउंटिंग हो, इन सब पे राजीव कुमार इतने बिफरे हुए क्यों नजर आ रहे थे? आज बिफरे हुए नजर आ रहे थे। ये देखिए क्या है कि एक तो एक भी जो रेलिवेंट जो क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं प्रासंगिक, वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, चाहे आपने अपडेट स्लो क्यों किया, 20 जो ये है असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें जो सवाल उठाए हैं, ये सब का जवाब नहीं देना है। देखिए मतलब ये अब ये नया किस्म का चला है चलन। पहले चुनाव आयोग या जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके यहाँ जो आप आवेदन देंगे या जो उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उसी पर रिस्पॉन्ड करती थी। वो नहीं रिस्पॉन्ड करते थे कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। अदालतें भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। वो जब आप उनके यहाँ गए तो वो जवाब देंगे। इनको देखिए, कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिया था जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने, उस पर बीजेपी के जैसे बीजेपी पार्टी रिस्पॉन्ड करती है वैसा रिस्पॉन्ड किया और बहुत ही गलत ढंग से रिस्पॉन्स किया। उसमें उन्होंने आरोप लगाया क्या क्या आप अनडेमोक्रेटिक है, मतलब कि ये कह करके कि हम इसको नहीं मानते हैं चुनाव रिजल्ट को, आप अनडेमोक्रेटिक हैं, आपका स्टेटमेंट आया है, जबकि उसको इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था एक स्टैट्यूटरी और बॉडी की वजह से, लेकिन उन्होंने किया। और उस पर लिखा ये भी कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला हुआ है इसके दायरे से बाहर है। बताइए कितना डेरोगेटरी है। कोई इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2 ही स्टेक होल्डर है, पब्लिक जो पब्लिक है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी सब इंस्टीट्यूशंस है जो बॉडीज है स्टेच्यू जिनको कि संविधान ने बनाया है, लेकिन वो स्टेक होल्डर नहीं है। स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टी जो उनको रिप्रेजेंट करती हैं और ये क्या कहते हैं वोटर्स। उसको वो कह रही है कि आप ये जो है तो क्या कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला हुआ है उससे आप उसको आपने उल्लंघन, कहने का मतलब कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये बताइए कि कितनी सीरियस चीज है, वो उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि सारे कंफर्टेबल क्वेश्चंस, हमको लग रहा है ये क्वेश्चंस का जवाब उन्होंने तैयार करके रखा होगा, उनको बोलना होगा, इन्होंने लपक लिया या पता नहीं कैसे ये जवाब दिया उन्होंने किस तरह से। ये सवाल उनके दिमाग में एग्जिट पोल के बारे में, ओपिनियन पोल के बारे में पहले से गाइडलाइंस तैयार किया हुआ है। इनके पहले के लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव आयोग को सुधारने के लिए। प्रेस अभी एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देता? ये जो पेड न्यूज का सवाल है इस पर बुकलेट है जिसको कि चुनाव आयोग ने जारी किया था कि पेड न्यूज किसको मानेंगे, और उसमें पूरा का पूरा डिटेल्ड है कि जरा भी शक हो कि अगर आप किसी के पक्ष में बोल रहे हैं और दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं तो वो पेड न्यूज की जांच उसके बारे में होगी। ये पेड न्यूज का मामला खत्म हो गया। चुनाव ये क्या कहते हैं जो भ्रष्टाचार मतलब पैसे का जो लिमिट है वो लिमिट मतलब आप पार तो नहीं कर रहे, आप खर्च क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और इसके सबका हिसाब, ये सब चर्चा ही खत्म। आपको याद होगा जिन लोगों ने उस समय को देखा है स्टेशन के जमाने को, हम लोग उसमें रिपोर्टिंग में थे, वो जो है अगर झंडी लेकर कोई प्रभात फेरी निकलती थी तो लोग अपने लोगों को बोलते थे कि ज्यादा झंडी लेके मत निकलो, इसीलिए कि वो उनका कैमरा जो है से काउंट कर लेगा और वो पैसे तय कर देगा। मतलब वो पैसा वो डिसाइड करता था चुनाव आयोग कि इसने पैसे कितने खर्च किए, वो कैलकुलेट वो कर देते थे, आपके कहने से नहीं मानता था।
ये सब खत्म हो गया। अब मेरे दिमाग में यही आता है कि चुनाव आयोग की हालत ऐसी है कि वो सबसे न्यूट्रल बॉडी है कि आप कोई बेईमानी करिए, ईडी चलाइए, बीच में आप फैसले ले लीजिए, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा रिलीज कर दीजिए उसी दिन जिस दिन वोटिंग चल रही है, सब करिए। चुनाव आयोग एकदम तटस्थ है, उसको आपको कोई बाधा नहीं डालेगा। यही तो चुनाव आयोग, इससे बड़ी तटस्थता और क्या हो सकती है कि आप एकदम तटस्थ हैं। हम भाई आपको जो करना है सत्ता में बैठे लोगों को वो करते रहिए। तो ये है चुनाव आयोग, राजीव कुमार जी के जो नेतृत्व में चुनाव आयोग है। और ये तो एकदम फर्जीपना है, उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन पर उनको बोलना नहीं चाहिए, या तो उनको तय करना चाहिए कि भाई एग्जिट पोल और ये में, जैसे कि ओपिनियन पोल को बंद किया चुनाव आयोग ने बंद किया कि ओपिनियन पोल नहीं कर सकते, तो आप उसको आप कर सकते हैं कि भाई चुनाव है ओपिनियन पोल नहीं करेंगे। आप ना पेड न्यूज के बारे में कुछ बोल रहे हैं, पूरा का पूरा प्रचार चल रहा। फोटो पहले आपको याद होगा दूरदर्शन से सत्ता में बैठे लोगों का जैसे ही चुनाव अनाउंस हुआ फोटो निकल जाता था, उनके ऐड निकल जाते थे जी। ये सारा कुछ करने ने तय होता था कि कितना जो टाइम है एयर टाइम, वो एयर टाइम कितना मिलेगा, किसको, दोनों को बराबर मिलेगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष को, वो बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट उसका तय किया हुआ था फॉर्मेट। वो सब खत्म है, कोई करना नहीं है। और उसके बाद ये शायरी और कविताएं करनी है, निश्चित तौर पर गाना गाएंगे ही, जो जिसको क्या कहते हैं मजा आएगा वो गाना गाएगा, क्योंकि वो तो आप शिकायत करते रहिए, कांग्रेस या कोई भी उन पर तो कोई असर होने वाला है नहीं। वो सबसे जो है दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जिनकी बहाली 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव का अनाउंस होने के पहले हुई है जी, उन पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कौन से फैसले किए हैं, क्या किए हैं, ये सब उनसे सवाल किया जाना। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ये सवाल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अदालतें कर सकती हैं, जिनके बारे में हम भी पक्का नहीं है कि उनकी मनोदशा क्या है, वो क्या सोचते हैं। जी बिल्कुल, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 2 राज्यों के चुनाव के साथ साथ पिछले दो राज्यों के जो चुनाव हो गए उनकी भी चर्चा खूब हो रही है। कल उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं सुबह 11:30 बजे, और वहां पर जैसी खबर है तमाम इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला का बयान आया था अभी से थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सबको हमने बुलाया है और उनमें से मैक्सिमम पहुंच रहे हैं श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आखिर क्या चल रहा है, हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह कब है, ये भी एक बड़ा सवाल है आज की तारीख में। दूसरी तरफ इससे आगे बढ़िए तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा, और इस घोषणा के साथ साथ कई सारे सवाल चुनाव आयुक्त ने आज खड़े कर दिए हैं, जिसमें एग्जिट पोल की बात भी है और जिसमें काउंटिंग की बात भी है। इन सब की चर्चा हो रही है। इसके अलावा ईवीएम में गड़बड़ियां, ये सारे सवाल भी पूछे गए। कुछ सवालों का जवाब अपने हिसाब से उन्होंने दिया, कुछ सवालों को उन्होंने छोड़ दिया, और बहुत गिने चुने सवाल लेते हैं, गिने चुने लोगों से वो पूछते हैं, और एक साथ 4-5 सवाल इकट्ठा हो जाता है, तब उसका जवाब देते हैं। एक अलग तरीके से वहाँ सब कुछ चलता है। ये आप लाइव हमारे चैनल पर देख रहे होंगे उसी समय जिस समय ये चल रहा था। लेकिन हम समीक्षा कर रहे हैं, यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अब आने वाला जो लगभग 1.5-2 महीना है, 35 दिन बाद सीधे 20 तारीख को, ठीक आज से 35वें दिन उधर महाराष्ट्र में चुनाव है, और उसके बाद 23 तारीख यानी 20 तारीख को और 23 तारीख को रिजल्ट है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र और झारखंड में जो घमासान है उसकी चर्चा भी खूब होगी। लेकिन आज की जो प्रतिक्रिया है उस पर क्या कुछ कहेंगे अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, एक तो आज बड़ी भक्ति शायरी सुनाई राजीव कुमार ने, और राजनीति और विरोध के कवि हैं रघुवीर साहब, पत्रकार भी रहे। उनकी एक कविता है आपकी हंसी, उसकी 2 लाइनें बस मैं सुना देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। वो है कि निर्धन जनता का शोषण है कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, सबके समय भ्रष्टाचारी कहकर आप हंसे, चारों ओर बड़ी लाचारी कहकर आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेला पाकर फिर से आप हंसे। राजीव कुमार आज इसी तरीके का अट्टहास कर रहे थे कि
कि लोकतंत्र में उन्होंने सबको अकेला कर दिया है। राजीव कुमार आज हंस रहे थे राजीव। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का मजाक जिस तरीके से राजीव कुमार आज उड़ा रहे थे, ये काबिले गौर है। यानी आप कहते हैं कि आप 8:30 बजे मतगणना शुरू करते हैं, तो 8 बजे फिर क्या करते हैं? ढोल बजाते हैं वहां। भाई 8 बजे से 8:30 बजे तक क्या कर रहा था चुनाव आयोग को? चुनाव को बताना चाहिए, राजीव कुमार को बताना चाहिए कि 8 बजे से 8:30 बजे तक चुनाव आयोग ने क्या किया। और ये जो बैलेट पेपर है, ये आपके उसमें आते हैं कि नहीं आते मतगणना में, ये सवाल उनके ऊपर बनता है। तो वो सारे सवाल टालने की जो कोशिशें कर रहे थे, तो उससे साफ तौर पर समझा सकता है कि राजीव कुमार के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो एक तरीके से उनकी पुष्टि करते हुए ही दिखाई पड़े हैं आज राजीव कुमार जी। तो राजीव जी अब ठीक है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनको चुनौतियां मिल रही हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है। और देखिए, मुझे लगता है कि 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के ऊपर ये कहा जाए कि आपने जो उस राज्य में किया अब यहाँ मत कीजिएगा। 70 सालों में भी पहली बार है। तो ये 70 सालों में बहुत कुछ जो पहली बार होता है, वो 70 सालों में पहली बार ये भी हो रहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है वो बड़ी मस्ती के साथ सारी फिक्र धुएं में उड़ाता चला गया, कहता हुआ सीधा निकला चला जा रहा है। तो अब बहरहाल एक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया वो होगी जिस तरीके से भी होगी। चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है, सबकी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि अब सब था कि राजीव कुमार सारे सवालों के जवाब देते, और चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जो थी वो गर्व थोड़ी सी झाड़ने की कोशिश करते और अपनी सफाई कुछ पेश करते, ताकि लोगों का भरोसा इस लोकतंत्र में बना रहता। सवाल सिर्फ चुनाव आयोग के पर भरोसे का नहीं है। चुनाव आयोग से अगर भरोसा हटता है तो भरोसा लोकतंत्र से उठता है लोगों का, और चुनाव आयोग ही वो संस्था है जो इस लोकतंत्र के भरोसे को कायम रख सकती है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी बहुत सारी बातें खुलकर कहनी चाहिए, और चुनाव आयोग जिस तरीके से काम करता है उसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए, आंदोलन भी होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी भी संवैधानिक संस्था को छुट्टा नहीं छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्थाएं, और इनको भी, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम की ज़रूरत रहती है, और लोकतंत्र ऐसे ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन क्या अपना लोकतंत्र, यानी भारत का जो लोकतंत्र है, वो मजबूत है आज की तारीख में? एक बड़ा सवाल है। और जब जब चुनाव होते हैं और चुनाव में धांधलियों की खबर आती है, तो ये लोकतंत्र कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। उसके कई सबूत भी हैं, और जिन सबूतों को लेकर विपक्षी दल कई बार गए हैं चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग इन सब पे अपना जवाब देने की जगह कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आता है। आज जब फिर से चुनाव की बात हो रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इन बातों का यहाँ पर जो को लेकर जो सवाल हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और कई सारे सवाल खड़े भी होते हैं। और ऐसे में उन सवालों की तरफ न जाकर ज़रा उधर चलते हैं, महाराष्ट्र की तरफ और झारखंड की तरफ। तो यहाँ आज की तारीख में अगर पूछा जाए कि कौन जीत रहा है महाराष्ट्र, कौन जीत रहा है झारखंड, तो क्या जवाब आएगा? हमारे 5 साथी यहाँ मौजूद हैं, और एक साथी तो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अनिल सिन्हा जी, वो बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। लेकिन आज जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता वहाँ पर लग चुकी है, तो ये सवाल तो उठेंगे, और लगातार अब यही सवाल पूछे जाएंगे, आखिर को क्या हो रहा है, कौन जीतने जा रहा है? शकील अख्तर जी, कौन जीत रहा है महाराष्ट्र और झारखंड? देखिए, बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए ये दोनों चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखिए कि वहां भय और आतंक का एक माहौल बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। कहा यह जाता है कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें आदमी निशंक हो जाए, उसके मन में कोई डर और कोई भय ना हो। लेकिन वहां जिस तरह से एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई बांद्रा ईस्ट जैसी जगह में, जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, पॉश इलाका कहलाता है, और जो सत्ताधारी पार्टी में थे, वो उनका नेता जो है उप मुख्यमंत्री है अजीत पवार, वहां पे अजीत पवार की पार्टी में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी, और वहां उसकी हत्या हो जाती है। और जेल में बंद एक गैंगस्टर ये कहता है कि ये काम मैंने कराया। ये बहुत ही गंभीर मामला है, और ये कनाडा तक पहुंच गया है। बड़े दुख की बात है ये। हमारी विदेश नीति पे, हमारे डिप्लोमेट्स पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि कनाडा से ये बात कही जा रही है कि कनाडा में
वही गैंगस्टर काम कर रहा है जो बॉम्बे में कर रहा है। ये क्या हो रहा है? डबल इंजन की सरकार कहते थे तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। महाराष्ट्र में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, और गुजरात की जेल में वो बंद है, साबरमती में। वहां से ऑपरेट कर रहा है वो। और दूसरी तरफ जो भक्त लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो उस अपराधी का, गैंगस्टर का महिमा मंडन कर रहे हैं जी। उसकी तारीफें करी जा रही हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति देश में बनाई जा रही है। तो महाराष्ट्र में ये स्थिति बनाने का मतलब यही है कि वहां पे डर है इनमें। वहां पे जो है, आप लोकसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी जो है उसने कितनी बड़ी जीत हासिल करी, बीजेपी कितने पीछे रह गई, और कांग्रेस जिसमें सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं और सबसे बड़ी पार्टियों के उभरी, 13 सीटें जीती और एक निर्दलीय जो जीता था वो इसमें शामिल हो गया। कांग्रेस में 14 सीटें हो गई कांग्रेस की वहां पे, और बीजेपी हमारे ख्याल में, हमें जो याद आता है, शायद 7 या 8 सीटें जीती है वहां पे। तो ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है वो, जैसा कि संजय राउत कह रहे थे, 288 सीटें हैं वहां पे। और ये जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तो महाविकास अघाड़ी की ही सरकार थी, जिसको गिरा के आपने शिवसेना को तोड़ के और शरद पवार को तोड़ के आपने सरकार बनाई है। सुबह 4 बजे यही भी तो आपने शपथ दिलाई थी। उस वक्त चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग को यह भी कहना चाहिए था कि भाई मैं चुनाव करवा रहा हूं, और शपथ ग्रहण वगैरह जो है ये टाइम से करवाना, जो ऑफिस टाइम होता है। सुबह 8-9 बजे तक भी चल जाती है, टाइम वही 10 से 6 का ही होता है। सुबह 4 बजे आप शपथ कराओगे? तो सवाल बहुत सारे हैं। दूसरा राज्य झारखंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां राहुल गांधी जा रहे हैं, शायद 19 तारीख को जा रहे हैं झारखंड राहुल गांधी। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके बीजेपी ने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर ली है। वहां जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पिछले चुनाव के मुकाबले, 2019 के चुनाव के मुकाबले 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2019 में तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी वो, 24 में अच्छा प्रदर्शन किया। और उस चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो पहली बार राजनीति में आ गई, वो विधायक बन गई हैं, और अभी वो पूरे राज्य में यात्राएं निकाल रही थी। आज से बंद हो जाएंगी उनकी यात्राएं, क्योंकि वो आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन पूरे राज्य में वो यात्राएं निकाल रही थी और उसको जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। तो झारखंड भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और देखिए, एक बात हम और कहें यहां पे कि दबाव डालने का कितना असर होता है। विपक्ष को हमेशा अपना दबाव, सही बातें कहते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, मीडिया दिखाए या न दिखाए, मीडिया साथ दे या न दे, मगर कहीं ना कहीं असर होता है। इसका एक बड़ा उदाहरण हम देते हैं कश्मीर का। कश्मीर में कल शपथ ग्रहण होने वाला है जी। और जो 5 मनोनीत सदस्यों की लिस्ट भी आ गई थी, जिसकी पूरी तैयारी भी हो गई थी, उपराज्यपाल उन्हें मनोनीत नहीं कर पाए। कल जम्मू कश्मीर कांग्रेस, वहां के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, और अब वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। उसमें उन्होंने 2 सवाल यही महत्वपूर्ण उठाए थे कि बिना चुनी हुई सरकार के उपराज्यपाल जी आप कैसे कर रहे हैं मनोनीत? जो जनता का वर्डिक्ट है पूरा बदल जाएगा। और सिंघवी ने वहां बहस करते हुए कहा कि मान लीजिए मेरे पास 48 सदस्य जो जीत के आए, जनता ने जिताए हैं, और 5 आप उनको दे देते हैं मनोनीत वाले, तो उनके 47 हो जाएंगे, सारा दारोमदार एक विधायक पे आके टिक जाएगा। दूसरा एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो यहां समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जो चुनाव करवाते हैं उसमें पीओके के लिए भी सीटें रखते हैं। आज से नहीं, हमेशा से रखते हैं, क्योंकि हम पीओके को अपना मानते हैं। लेकिन साथ ही यह कहते हैं, हमेशा चुनाव आयोग यह कहता है कि अपरिहार्य कारणों से वहां स्थिति अभी अनुकूल न होने से हम वहां चुनाव नहीं करवा सकते हैं, लेकिन हम वहां चुनाव करवाएंगे। तो वहां सीटें हमारी हैं, तो वो सीटें अब जो नए परिसीमन के बाद 114 हो गई है पूरी मिला के जम्मू कश्मीर में।
90 यहां पे और 24 वहां पे। लेकिन आप 5 कर दोगे वो 119 हो जाएंगी, और बिना विधायी अनुशंसा के, बिना उसके व्यवस्थित रूप से करने से वो 5 का आप बढ़ाना एक हमारे लिए एक संवैधानिक मुश्किल खड़ी कर रहा है। वो सवाल बहुत अच्छी तरह से उठाया गया, उससे बड़ा एक इशू है वो कि आप हमारे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को भी ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हो। कनाडा का भी देखा ही हम सब ने। ये पीओके का मामला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, तो अब ये हाईकोर्ट में जा रही है कांग्रेस। रविंद्र शर्मा ने कहा है कि मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा, चीफ स्पोक्स पर्सन है वो कांग्रेस के, और वो इस मामले को लड़ रहे हैं, खुद भी वकील हैं वो। तो ये जो है दबाव बनाने का परिणाम ये हुआ कि उपराज्यपाल नहीं कर पाए, और आज 54 सदस्य जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ है। 54 सदस्यों के समर्थन से उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पहली बार 2008 में बने थे वो, 2008 में शपथ ली थी उन्होंने। तो ये दबाव जो है अब लगातार बनाना पड़ेगा, और इसी दबाव का नतीजा है आज की जो सफाई है। ये साधारण नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सफाई है। ये क्यों कहना पड़ा उनको? क्यों? क्योंकि एक दबाव बना हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि डाक मतपत्र में कांग्रेस इतनी बड़ी लीड लेते हुए फिर एकदम से पीछे पिछड़ गई। ये नहीं हो सकता था किसी भी तरह से, तो उन्हें कहना पड़ा कि गिनती नहीं हुई थी। तो गिनती अगर नहीं हुई थी और चैनल बता रहे थे तो आपने उसको उसी वक्त रोका क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा एक गड़बड़ हो रही थी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी कि मीडिया अपनी मर्जी से आंकड़े दिए जा रहा था और चुनाव आयोग चुप था। ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत के अंदर भी अगर कोई वकील गलत पैरवी करता है, कुछ कहता है, तो जज उसको रोक देता है। गलत बात बोल रहे हैं आप, तथ्यों से परे जाके बोल रहे हैं, ये आप नहीं बोल सकते आप जी। अगर रात को वहां कोई दिन कहने लगे अदालत के अंदर, तो अदालत का काम है कि उसे रोके। आप रात को दिन, दिन को रात नहीं कह सकते। आप काला कोट पहने, इसको आप सफेद कोट नहीं कह सकते आप। तो चुनाव आयोग कैसे खामोश रहा? राकेश पाठक जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ट्वीट करते उसी टाइम, खंडन करते उसी टाइम, कहते मीडिया में, सब चुप हो जाते। तो ये जो है सफाई इसलिए देना पड़ रही है कि उन पे दबाव आया है, और ये दबाव हर तरफ से आया है। ये जो अखिलेश यादव ने कहा, ये बीजेपी से भी कहा है और चुनाव आयोग से भी कहा है, उन्होंने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो डर रहे हैं, और उस डर को वजह से आप उनकी बात मान रहे हैं। आप क्यों नहीं करवा रहे बिल की विरोध चुनाव? और ये बात जो है अभी शिवसेना ने कही है, हमें जहां तक याद आता है संजय राउत ने ही कही है शायद, या उद्धव ठाकरे ने कही है कि राहुल ने इस देश से डर का माहौल खत्म कर दिया। और इसी बात को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर का जमाना गया अब। और ये बहुत अच्छी बात है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो है ही, जो भी है जनता के लिए तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र में अब इनको इन सारी बातों को मानना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से संजय राउत ने अभी कहा, इसी तरह से झारखंड में भी कहा जा रहा है, और कांग्रेस भी कहेगी, और उसके बाद चुनाव आयोग पे इतना दबाव बन जाएगा कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि चुनाव कैसे करवाएं हम। हरियाणा दोहराने से अब काम नहीं चलने वाला है जी। और ये मामला जो है हरियाणा का भी रुकने वाला नहीं है, ये जाएगा, लंबा जाएगा ये, क्योंकि दस्तावेज है इसमें, सारे सारे कागज हैं इसमें ईवीएम मशीनों का खुद सबूत है। जी। और ये ईवीएम मशीन गए, एक लाइन में बता दें, ईवीएम मशीनें जो है, ये इसका कानून है कि 6 महीने तक इनको रखना ही पड़ता है, इनको रखा जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हम चुनाव की बात और फिर से अब महाराष्ट्र और झारखंड की बात, जरा डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूँ, जीतेगा कौन? जैसे जनता चाहेगी जी, लेकिन महाराष्ट्र के हालात पर बात कर रहे थे शकील साहब ने, नहीं, जो आपने कहा जैसे जनता चाहेगी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या? जरा आप खुद सोचिए। बिल्कुल, जैसे जनता चाहेगी जीतना उससे चाहिए जी। लेकिन अगर निर्वाचन आयोग, सत्ता में बैठे लोग जनादेश को साम दाम दंड भेद से बदल दें, जैसा कि अमित शाह ने हरियाणा के चुनाव से पहले कहा ही था कि कुछ भी करो साम दाम दंड भेद से जीतना है, तो वो लोकतंत्र का मखौल है।
मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाह रहा था, शकील साहब ने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया, कनाडा का जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों के लिए अग्रिम सूचना ये है कि थोड़ी देर बाद हमारे चैनल पर टीवी लाइव पर इस विषय में विस्तार से हमारा वीडियो आने वाला है कि कनाडा और भारत के रिश्तों में जो खटास आई है वो क्यों आई है। इस पूरे घटनाक्रम पर थोड़ी देर बाद टीवी लाइव पर आप देख सकेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, शकील साहब ने भी कहा, बीजेपी के लिए दोनों ही टेढ़ी खीर साबित हो सकते हैं। हरियाणा भी टेढ़ी खीर था, जम्मू कश्मीर भी उनके लिए टेढ़ी खीर था। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो सब देश के सामने है। उनके सवाल, उन सवालों के जवाब उस तरह कभी नहीं मिलेंगे जिस तरह हम लोग या देश की जनता चाहती है। लेकिन हम ये उम्मीद करें कि महाराष्ट्र में और झारखंड में वो सब न हो, साम दाम दंड भेद न हो जो हरियाणा में आजमाया गया, तो ही जनादेश सामने आ पाएगा, तो ही जनता उसे चुन पाएगी जिसे वो चुनना चाहती है। किस पार्टी को चुनना चाहती है अब जनता जाने, वो जैसे चुनना चाहे उसको कम से कम बदलने का काम चुनाव आयोग न करे। जी राजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिसे जनता चुनना चाहती है उसे चुनने दे, वहां कुछ बदलने का काम ना हो। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखते हैं इन दोनों राज्यों और साथ साथ उपचुनाव, उसमें भी 9 उपचुनाव की घोषणा यहाँ हो चुकी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मिल्कीपुर से खबर यही आ रही है कि जिसके बारे में कह रहे थे उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है। तो क्या ये भी उम्मीद करें हम कि आज से कल तक में, जैसे अभी हमारे साथी कह भी रहे थे, घोषणा हो जाए मिल्कीपुर में भी चुनाव की? लेकिन इन सब के बीच जनता जिसे चाहेगी उसे चुन के आना तो चाहिए, लेकिन यहाँ यहीं से तो दिक्कत है और बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं चुनाव की पद्धति पे और इसमें जो धांधलियाँ होती हैं उस पे, तथाकथित ही कह लें। लेकिन रोकेगा कौन और कैसे भरोसा दिलाया जाए? इन सबको भी किनारे कीजिए। अगर सीधा सीधा देखा जाए तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या दिखाई देता है आपको? देखिए, डेफिनेटली चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका है, इसको अब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन उम्मीद आखिरकार लोकतंत्र में हम लोगों पर ही लगाते हैं। अब लोग क्या चाहते हैं? अगर आप महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो आज की तारीख में इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है और उसके ढेर सारे रीजन हैं। एक तो गुजराती लॉबी ने जो किया महाराष्ट्र में, बहुत सारी कंपनियां उठा करके वो ले गए। अभी कल ही शायद अडानी साहब को मिल गई वहां नेमत, एक बड़ी लंबी जमीन मिल गई उनको स्लम में। तो वो एक रीजन है, लोगों में गुस्सा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, जीती तो थी महाविकास आघाड़ी, लेकिन जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो ये एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, महाराष्ट्र की जनता कभी ऐसे गद्दारों को माफ नहीं करती। वो शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच का जो संघर्ष है वो आज भी महाराष्ट्र की रगों में बहता है। तो इसलिए महाराष्ट्र की जनता कभी भी विश्वासघात करने वाले लोगों को माफ नहीं करती, उनको सबक जरूर सिखाती। ये एक बड़ा नैरेटिव ही नहीं है, एक बड़ी सामाजिक सच्चाई है वहां की, और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। वयोवृद्धि में कहूंगा, लेकिन राजनीति में बेहद सतर्क पवार साहब, उनका अपना एक्सपीरियंस वो बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आपको याद हो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद महाराष्ट्र में जो सर्वे हुआ था, उस समय राहुल गांधी महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किए गए थे। तब से लेकर के और अब तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता वहीं पे बनी हुई।
राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में, और वो महाराष्ट्र की धरती, अभी कोल्हापुर होके वो आए हैं, महाराष्ट्र की वो धरती है जहां शाहू जी महाराज को याद किया राहुल गांधी ने, ज्योतिबा फूले को याद किया, डॉक्टर अंबेडकर की वो मातृभूमि है। वो बात अलग है कि बगल में वहीं नागपुर है, आरएसएस है, और वो पूरी एक लंबी श्रृंखला है एडगिवार से लेकर के गोलवलकर और सावरकर तक की। तो राहुल गांधी के लिए वहां वैचारिक स्तर पर भी टकराना है, और वो बराबर टकराते रहे। महाराष्ट्र के भीतर सावरकर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया बिना इस तर्क के साथ चुनाव में क्या होगा, और मुझे लगता है कि उसका काफी असर गया कि जब तक आप वैचारिक रूप से संघर्ष नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। संविधान बचाने की जो मुहिम राहुल गांधी ने शुरू की थी, उसने एक बड़ा परिवर्तन किया लोकसभा चुनाव में, और दो सबसे बड़े राज्य देश के, वहीं पर बीजेपी को सबसे बड़ी शिकस्त खानी पड़ी। महाराष्ट्र में जहां 2019 के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की थी शिवसेना के साथ बीजेपी ने, इस चुनाव में वो कहां आकर के खड़े हो गए। 17 सीटें केवल जीत पाए और 30 सीटें मिली इंडिया अलायंस को, एक निर्दलीय के खाते में, और वो भी कांग्रेस पार्टी में आ गए। लेकिन इस समय वही गणित लगा रही है बीजेपी जो उसने हरियाणा में लगाया, एक जो सामाजिक समीकरण है। मैं इसलिए ईवीएम वाला सवाल अभी छोड़ना, और उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि विदर्भ में जो कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है, वहां पे प्रकाश अंबेडकर ने अभी 10 प्रत्याशी उतारे हैं और 10 मुस्लिम। ये एक खेल कहां से हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। हरियाणा में बीएसपी ने कितना वोट हासिल किया, एएसपी ने कितना वोट हासिल किया, जेजेपी ने क्या किया, ये सबको मालूम है कि किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी चुनाव लड़ती है और किन किन पार्टियों के जरिए लड़ती है। और ये जो 12% दलित है, 6% वहां पे बुद्धिस्ट है, 18% की आबादी हम मान लेते हैं जो दलित है, निर्णायक है, और ओबीसी का जो तबका है। तो ये थोड़ा सा चुनौती मुझे लगती है कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए कि वो ओबीसी का आउटरीच कैसे करेंगे, और दलित वोट को जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश हो रही है जी। और ये गुमराह मैं इसलिए कह रहा हूं कि संविधान बचाने का अब नैरेटिव तो है, लेकिन संविधान अब चुनाव जिताऊ मुद्दा नहीं। अब मेरा अपना जो एनालिसिस है, तो इसके आगे आपको बात करनी हो, इस पर कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी जरूर एक्सरसाइज करेगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एज दिखता है, साफ एज दिखता है, इसमें कोई दुराय नहीं। झारखंड की जो परिस्थितियां हैं वो भी सबको मालूम है कि हेमंत सोरेन के साथ वहां जो सिंपैथी है, जिस तरह से 6 महीने उनको जेल में डाला गया, और इस बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जिस तरह से उभर करके आई हैं, लेकिन बीजेपी अपना इंटरनल वहां पे भी खेल करने की कोशिश में है, तोड़ो डराओ ये सब करने की कोशिश में है। तो इसलिए अंततः आप लोगों पर ही जाएंगे, और लोग जब एक बड़ी संख्या में इस सरकार परेशान तो है ही, जब उस गुस्से के साथ नहीं आएंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। ईवीएम के सवाल पर सिर्फ राजनेता नहीं, सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, ईवीएम के सवाल पर जब तक लोग नहीं आएंगे सामने, तब तक मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इन दोनों राज्यों में एज इंडिया अलायंस को है। महाराष्ट्र में बहुत स्पष्ट है, झारखंड में वो थोड़ा सा मुझे अभी कम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आने वाले वक्त में चीजें अभी तेजी से बदलेंगी, चुनाव जब प्रचार शुरू होगा उसके बाद हम लोग और उन चीजों को देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, कैसे देखा जाए महाराष्ट्र और झारखंड को, किसको एज, कौन जीत रहा है? झारखंड में भी मुझको लग रहा है क्या कि बीजेपी का कुछ बन नहीं पाया है। देखिए लीडरशिप उनकी
लोकल लीडरशिप जो बाबूलाल मरांडी को लाया उन्होंने, उस अर्जुन मुंडा, चंपा सोरेन को ले आए बाद में। अब ये उनकी कोई एक जो लोकल लीडरशिप जिस तरह से हुआ करती है, जिस तरह से जेएमएम के सामने सोरेन के पास वो लीडरशिप है, वो लीडरशिप उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर तो वो नीचे हो गए क्लियर कट। दूसरा है क्या कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह काम किया, ये क्या कहते हैं, जिस तरह से ईडी वाला चला और जिस तरह घेर करके उनको जेल में बंद किया, और जो बाद में अदालतों से जो उनको मिला कि भाई ये बेसलेस था, तो वो जो है वो बहुत बड़ी नैरेटिव है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो झारखंड में है कि जितना संगठित बीजेपी है उतनी ही संगठित जेएमएम है। वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं वर्कर्स पॉलिटिकल पार्टी से। वहाँ ऐसा नॉर्थ बिहार मतलब बिहार जैसी स्थिति नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है। वहाँ वो आइडेंटिफिकेशन है, जो आइडेंटिटी है ट्राइबल आइडेंटिटी, उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आइडेंटिफाइड है। तो इंडिया गठबंधन को वहाँ एक बड़ा एडवांटेज, बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसको कि बीट करना इनके लिए मुश्किल है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में भी लीडरशिप का मामला ऐसा है कि बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस को नेता बनने नहीं दिया उन्होंने, और एक नाथ शिंदे को ले आए और उसको अजीत पवार के बराबर में फडणवीस को लग गया है। तो लोगों का ऐसा इंप्रेशन है क्या कि उनका काम बैकडोर पॉलिटिक्स करना है। वो जो फ्रंट लीडरशिप है वो अंततः तो उनको जाना है मुख्यमंत्री शिंदे के पक्ष में ही। और जो सोशल इक्वेशन का सवाल है उसमें भी प्रॉब्लम है। सोशल इक्वेशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे छगन भुजबल है, वो नहीं चाहते हैं महायुति को जीतने देना। वो उनका एफिलिएशन जो है इंडिया गठबंधन के तरफ ही है, वो है वहाँ, लेकिन वो बराबर पवार से मिलते रहते हैं। और ये उनको स्थिति वहाँ भी काफ़ी इनरोड बनाया है एनसीपी ने, और ये तो क्या कहते हैं, इन्होंने तो बनाया ही है कांग्रेस ने। ये बात सही है कि प्रकाश अंबेडकर को साधना वो संभव ही नहीं है, उनका कोई इरादा ही नहीं है किसी गठबंधन में शामिल होने का। वो जो काम उनको करना है, बीएसपी जो काम अभी कर रही है वही काम उनको करना है, और ये काम वो लंबे समय से करते रहे, कोई नया नहीं। एक बार ही उनको शरद पवार गठबंधन में ला पाए थे, उन्होंने चारों गुट मतलब रिपब्लिकन के जो चारों गुट थे, अठावले, गवई, जोगेंद्र कवाड़े और प्रकाश अंबेडकर, चारों को लाया था साथ में। उस बार मेरे ख्याल में 42 सीटें जीती थी 48 में से कांग्रेस ने। और वो जो है वहाँ उस इलेक्शन में पहली बार रिपब्लिकन नेता चुन कर गए। कोई लोकसभा इलेक्शंस मेरे ख्याल में प्रकाश अंबेडकर एक बार जीते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, कोई जीत नहीं पाते थे। उस बार सबको मतलब योगेंद्र कवाड़े, आरएस गवई, ये सबको जिता करके लाया था उन्होंने। वो एक बार हुआ सिर्फ, उसके बाद किसी गठबंधन में शामिल होना उनके लिए मुश्किल है। वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। उनको साधना और उनके पास है वोट, ये तो आपको मानकर चलना होगा। उस वोट बैंक को तोड़ना अभी संभव नहीं है। वो सिर्फ प्रकाश अंबेडकर मतलब अंबेडकर की विरासत के नाम पर वोट करते हैं। उनकी उसमें घटो मतलब कम हुआ है, काफी कुछ कम हुआ है वोट प्रतिशत, लेकिन वो वोट है एक जो वोट तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई आपके पास काट नहीं है। ये एक चैलेंज रहेगा, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस है, मतलब ये इंडिया गठबंधन है। राहुल गांधी मोदी से बड़े ब्रांड है। गुजराती वर्सेस मराठी अस्मिता का भी इशू रहेगा, जिसको बीजेपी एड्रेस नहीं कर सकती है। तो ये सारे मतलब अभी ये दोनों राज्य हैं, लेकिन ये राइडर मैं लगाता हूँ कि चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, और डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, सीधे पैसा देना। वो लाडकी बहन योजना वगैरह नहीं, डायरेक्ट पैसा खर्च देना लोगों को, वो भी चलता है। और उसमें महाराष्ट्र काफ़ी संपन्न है, इसका यहाँ पैसे भी काफ़ी हैं लोगों के पास, इनके पास और उनके पास भी है, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा इनके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ होने जा रहा है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो चुका है, और इसके बाद अब दोनों राज्यों में कौन आगे कौन पीछे, ये तमाम बातें होती रहेंगी 23 तारीख तक जब नतीजे सामने होंगे। 23 नवंबर, उससे पहले 13 नवंबर और 20 नवंबर को ये दो
तारीख ऐसी हैं जहां मतदान होना है 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, दोनों चरणों में झारखंड में चुनाव और सिर्फ एक चरण, एक फेज में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव और इसके बाद 23 नवंबर को रिजल्ट। और आज से चुनाव की घोषणा। इस घोषणा के साथ साथ कई सारे सवाल, उन सवालों का जवाब आने वाले समय में हम निकालेंगे, ढूंढेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। महाराष्ट्र एवं झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी क्योंकि उसके पास तिकड़म है, बेईमानी बेशुमार पैसा है। चुनाव आयोग एवं 90-95% नौकरशाही उनके पक्ष में है। नंदलाल प्रसाद जी कह रहे हैं ये बात। एके भी हमारे साथ हैं, विधि हमारे साथ हैं, श्री किरण जे हैं हमारे साथ में, हिरजी पटेल हैं, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब हैं, ज्योग्राफी फोकस हैं। तमाम दोस्तों, आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।